नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविजन पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकली यूअर्स अशोक वानखड़े। आज बहुत सारी बातें हो गई, कांग्रेस की बातें हो गई, भारतीय जनता पार्टी, सरकार, कोविड, बाढ़, तमाम बातें हैं और तमाम बातें हम लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जहां हमारा रोज पाला पड़ता है, जिसको रोज हम भोग रहे हैं, जिसकी तकलीफ हम सबको होती है, वो है हमारी आर्थिक स्थिति। आज आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की, तिमाही रिपोर्ट है, पहले इस साल की, पिछले साल की भी रिपोर्ट है। सारी आरबीआई की रिपोर्ट देश के आर्थिक स्थिति पे जो केंद्रित करती है वो उत्साहजनक नहीं है, मैं उसे भयावह कहूंगा। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि जो पहला लॉकडाउन खुला था, उसके बाद मई जून में ऐसा लगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था थोड़ी सुधर रही है और एक उत्साहजनक वातावरण देश में निर्माण हो रहा था कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन जैसे जैसा खुलता है अर्थव्यवस्था पटरी पे वापस आ सकती है। लेकिन जैसा लॉकडाउन खुला, राज्यों के ग्रामीण क्षेत्र में कोविड ने हाहाकार मचाया और कई राज्यों ने अपने लेवल पे अपने लॉकडाउन शुरू किए। उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पे इतना विपरीत परिणाम हुआ कि जुलाई अगस्त में हमारी जो ग्रोथ है वो इतनी बुरी तरह से प्रभावित हुई और खास करके मांग मांग किसी क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रही थी। और जुलाई अगस्त की स्थिति देखते हुए, आगे का आकलन करते हुए, आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि हम जीडीपी में 20% का यदि झटका खाए, हमारा जीडीपी 20% से नीचे गिर जाए तो हमें आश्चर्य करना नहीं चाहिए और ये बहुत ही भयावह स्थिति है। उन्होंने कई बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार को लगातार अपने खर्चे करने चाहिए, क्योंकि कोई भी अर्थशास्त्र जो है, मैंने पहले भी कहा था, एक एक गोल पहिया है। जितना पैसा मार्केट में आएगा उतनी क्रय शक्ति बढ़ेगी, बाइंग पावर जिसको कहते हैं। क्रय शक्ति बढ़ती है तो मार्केट में मांग बढ़ती है, उपभोक्ता खरीदता है। जब चीजें खरीदी जाती है, जब मांग बढ़ती है तो उसकी पूर्ति करने के लिए फैक्ट्रियां चलती है। फैक्ट्रियां चलती है तो लेबर को पैसा मिलता है, सरकार को पैसा मिलता है, माल बिकता है तो सरकार के टैक्सेस बढ़ते हैं, सबके पास पैसा आ जाता है, फिर वो लेबर का पैसा फिर क्रय शक्ति में बदलाव होता है और ये लगातार घूमता है। इसके लिए क्रय शक्ति बढ़ना जरूरी। लेकिन हुआ क्या है, लॉकडाउन के चलते, और लॉकडाउन जब पहला चरण खुला, दूसरा चरण खुला, उसके बाद जब राज्यों ने अपने लॉकडाउन चालू किए, और स्थिति यह है राज्यों के लॉकडाउन की कि केंद्रीय गृह मंत्री मंत्रालय जो है हमारा, केंद्रीय गृह सचिव लगातार राज्यों को लिख रहे हैं, कड़े शब्दों में लिख रहे हैं, वार्निंग देके लिख रहे हैं। इसके बावजूद कई राज्य है जहां उन चीजों का पालन नहीं हो रहा है। गृह मंत्रालय बार बार कह रहा है कि आवागमन की स्थिति बिल्कुल इजी की जाए, कोई किसी के जाने आने पे रोक नहीं लगनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में आज भी मुंबई से पुणे जाने हो या पुणे से आपको कहीं सातारा जाना हो तो आपको ई पास की जरूरत है। इस ई पास के चलते लोगों का आवागमन रुक गया है। आवागमन रुक गया है तो कहीं ना कहीं इसका फर्क आपके खर्चे पे भी पड़ता है। जब खर्चे कम होंगे तो मैंने कहा ना, ये पहिया कहीं ना कहीं छटके मारते हुए चलता दिखाई देता है। और अब प्रेशर इतना है मांग का कि मांग नहीं के बराबर है। जो इनिशियल जो मांगे है, मतलब एक आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि आपका जो उपभोक्ता की जो खपत है, वो खपत, निजी खपत और रेंटल जो आप किराया देते हैं, ये कम से कम इसमें जब तक बढ़ोतरी नहीं होती तब तक एक बड़ा पुश, जिसको पहिए को जो धक्का लगना है वो नहीं लगेगा। स्थिति हो गई है कि कोविड के चलते लोगों की तनख्वाहें कम हो गई है। लोगों की, कुछ लोगों की 30%, 50%, कुछ जगह तनख्वाह मिल भी नहीं रही है। ऐसे में बेरोजगारी बढ़ती है तो जो किराए जाते हैं वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं। वो किराए पे प्रेशर, वो जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। वो पैसा एक तो रुका है। दूसरी बात, जो उपभोक्ता मार्केट में चीजें खरीदता है, खाता है, रहता है, उसने अपनी जरूरतें बहुत कम की है। ये जरूरत इसलिए कम की है क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि आने वाले समय तक कब तक ये समय चलेगा। दिसंबर चलेगा, जनवरी कहेगा, कोई कहता था अगस्त में ठीक हो जाएगा, कोई कहता है सितंबर में ठीक हो जाएगा, कोई उसको अगले जनवरी तक ले जाता है, कोई मार्च तक स्थिति वापस आने की बात करता है। ऐसे अनसर्टन पीरियड में जब आपको कोई शाश्वत नहीं, चीजें नहीं है सामने, और ऐसा लगता नहीं है, कोई विश्वास नहीं दिला पाता कि अभी ठीक होगा, ऐसे में हर आदमी अपना खर्चा संभल के कर रहा है। जब पैसा संभल के निकलता है
तो आपके पास पैसा होते हुए भी वो क्रय शक्ति में उसका परिवर्तन नहीं होता। तो ये पहिया कहीं ना कहीं स्लो हो गया है, और जितना स्लो हो जाएगा उतना वो ज्यादा रुकने का डर है। जिस दिन ये पैसे का पहिया रुकना बंद हो जाएगा, उस दिन महामारी से भी भयंकर एक ऐसे गर्त में हम चले जाएंगे जहां से निकलना किसी के लिए आसान नहीं। लगातार सरकार पैसे उगाने की कई व्यवस्था कर रही है, बाहर से लोन ले रही है। सरकार के पास जो जीएसटी है, वो जीएसटी कोविड के पहले वाली स्थिति में आना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जब लोग खरीद ही नहीं रहे तो टैक्सेस कहां से आएंगे। राज्य सरकारों के कोविड के खर्चे बढ़ गए हैं, हेल्थ पे खर्चे बढ़ गए हैं। राज्य सरकार लगातार तो केंद्र सरकार पे अपना पुराना शेयर मांग रहा है। आज ही पंजाब के मुख्यमंत्री को मैं सुन रहा था, वो कह रहा था कि मार्च तक के हमारे पुराने एरियर्स आए हैं, मार्च के बाद के 7,000 करोड़ अकेले पंजाब को दे मिलना है, वो कब देगी केंद्र सरकार पता नहीं। केंद्र सरकार के पास भी पैसा नहीं, बाहर से पैसा आया कोविड के नाम से, वो खर्चा हुआ है। केंद्र सरकार की अपनी प्रायोरिटीज है, कहीं बाढ़ आती है तो कहीं चक्रवात आता है, इसको भी सरकार को बार बार पैसा देना पड़ रहा है। सरकार ने तथाकथित 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, लेकिन वो पैकेज आई वॉश था, क्योंकि 8 से 10 लाख करोड़ ही उसमें खेल होना था। ऐसे में वो पैसा भी जो 8 से 10 लाख करोड़ रुपए आना था, वो भी आ नहीं पा रहा है, क्योंकि सरकार की नीति नियत, मैं बार बार कहता हूँ, नरेंद्र मोदी की नीति नियत ईमानदारी पे मुझे कभी शक नहीं रहा, लेकिन क्रियान्वयन गड़बड़ है। एमएसएमई में जो 3,60,70,000 करोड़ रुपए अभी तक आना चाहिए था, वो 1 लाख करोड़ तक आ गया है। अभी भी वो पैसा अभी बचा है, क्योंकि सरकार को लग रहा था कि ये 20 लाख करोड़ मार्केट में आएगा तो ये क्रय शक्ति बढ़ाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मनी इज फॉर सर्कुलेशन, जब पैसा आता है तो सर्कुलेट होता है, उसी को हम बोलते हैं कि क्रय शक्ति होना। ये पैसा आ ही नहीं रहा है तो तकलीफ में हो रहा है। तो ऐसे कई चीजें हैं जो सरकार को देखनी है। सरकार के पास पैसा नहीं तो सरकार बेचने पे लगी हुई है, कभी रेलवे स्टेशन रेलवेज बेच रही है, तो कभी एयरपोर्ट्स बेच रही है। तमाम चीजें सरकार ने बेचने के लिए निकाली है। खरीदने के लिए लोग कम है, जो लोग खरीद रहे हैं वो अपने टर्म्स पे खरीद रहे हैं। उनकी टर्म्स जब ऐसी है कि जो उपभोक्ताओं को लंबी दूरी पे मार करेगी। रेलवे यदि बिक रही है तो रेलवे के टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे है कि प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए का हो रहा है, कहीं निजी जहाँ रेलवे स्टेशन हो गए। कुछ रेलवे ऐसी है कि वो तय करेंगे कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है। ये तमाम चीजें आने वाले समय में उपभोक्ताओं को, क्योंकि रेलवे ऐसा एक डिपार्टमेंट था जो आम जनता की सेवा के लिए था, अब वो कुछ कंपनियों के हाथ में मेवा कमाने के लिए रहेगा, इसमें आम जनता का नुकसान तो होगा। ये तो सरकार को तय करना है, जितनी जनता का नुकसान होगा वो सरकार भुगतेगी। लेकिन अभी फिलहाल पैसा नहीं है, ऐसी स्थिति है। मैंने कहा जीडीपी का 20% नीचे जाने की उम्मीद है। सरकार बार बार, आरबीआई कह रही है कि आपको क्रय शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए, लेकिन लोगों के पास यदि पैसा आ जाता है तो लोग खान पान पे ही खर्चा नहीं करेंगे। जो इनिशियल जो खर्चे है, रेंटल या खान पान, आपका जो कंजम्पशन है, इस पे तो बढ़ेगा ही पैसा, लेकिन फिर आप रिक्रिएशन पे पैसा खर्चा करोगे। कल्चर होता है, नाटक देखने जाते हो, फिल्म देखने जाते हो, आप पर्यटन के लिए जाते हो, टूरिज्म के लिए जाते हो, तो एविएशन से लेके, रेलवे से लेके, बसों से लेके तमाम सेक्टर में जाना जाती है, होटल्स में जाना जाती है। जब ये पैसा मार्केट में आता है तो फिर कहीं ना कहीं एक ऐसा लगता है कि एक मार्केट का पहिया घूम रहा है। वो पहिया कहीं घूमते हुए नजर नहीं आता। एविएशन भले ही बोले कि 5 लाख लोग जाए, 7 लाख लोग जा रहे हैं, लेकिन कोविड के पहले की स्थिति जो एविएशन में हुई, उसके हिसाब से अभी का जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो ऊंट के मुंह में जिरा है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। आज की स्थिति में सरकार देख रही है, सरकार बार बार प्रयास कर रही है कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़े, कहां से बढ़ेगी, क्योंकि आज भी फैक्ट्रियां पूरे इस पे कैपेसिटी पे नहीं चल रही है, मांग निकल नहीं पा रही है। पहले 2 महीने में जब खुला तो ट्रैक्टर्स की मांग बढ़ी, कुछ मोटरसाइकिलों की नाम मांग बढ़ी, तो लोगों ने उसको जोड़ा कि नहीं, इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छा हो रहा है। लेकिन जुलाई अगस्त के यदि हम आंकड़े देखें तो वो मात्र कोविड के पहले, पिछले साल जो जुलाई अगस्त में आंकड़े थे, उसके हिसाब से मात्र 20% रह गए हैं। यदि आप कंज्यूमेबल गुड्स लेंगे, जिसमें व्हाइट गुड्स भी आती है, बहुत सारी चीजें आती है, रोजमर्रा की चीजें जो है, फिर आप फर्नीचर भी ले सकते हैं, कि आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें यदि आप देखें, वो मात्र डिमांड 1/3 पे सेल आ गया है। मतलब 2/3 अभी तक पहुंचना बाकी है, और हम तीसरे चौथे चरण पे खुल रहे हैं। हम खुल रहे हैं, लेकिन लोगों का दिल नहीं खुल रहा है, क्योंकि मौत का डर सभी को बराबर लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में सरकार करे तो क्या करे। आज आरबीआई एक बात जरूर कहती है कि रूरल क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां की इकोनॉमी अभी थोड़ी बूस्टअप है। शहरी इकोनॉमी के बजाय जो शहरी क्षेत्र है, वहां की आर्थिक स्थिति और ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक स्थिति बता देखी जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी सुधार दिखता है। हो सकता है इसलिए कि एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है उससे थोड़ा सा फायदा हो रहा है। दूसरी बात, ये जो ग्रामीण क्षेत्र में जो तमाम लेबर गया है, इसके वजह से मनरेगा पे जो प्रेशर पड़ा है,
मनरेगा का जो पैसा क्षेत्र में आ रहा है या किसानों को देने वाली जो राशि है वो आ रही है, ये तमाम राशि मार्केट में आने से हो सकता है वहां आ जाए। लेकिन शहरी क्षेत्र में क्या, शहरी क्षेत्र तो मर ही रहा है। दूसरा एक बात बार बार दिखाई दे रही है, जो आरबीआई की रिपोर्ट इसको इंगित करती है, और सरकार को इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभर सकती है। जो लोग व्हाइट कॉलर जॉब है, यानी जिसका मतलब जो ऑफिस में बैठ के टाई लगा के बैठते हैं या टेबल कुर्सी कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब जिसको हम कह सकते हैं, ऑफिस गोर्स है, वो घर से काम कर रहे हैं। लेकिन जो मजदूर है उसको तो फील्ड और साइट पे ही जाना होता है। वो लोग कोरोना को ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, उनमें कोरोना के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, उनकी स्थिति और विकट हो रही है। गरीब और गरीब हो रहा है, जिसके पास पैसा है वो अपना पैसा संभाल के खर्चा कर रहा है, तो उसकी उसको अभी अपनी श्रेणी बदलने में टाइम लग रहा है। लेकिन यदि सबसे ज्यादा मार पड़ रही है तो गरीब पे पड़ रही है। गरीब ही है जो साइड पे काम करता है। कोरोना भी सबसे ज्यादा अटैक गरीब पे ही कर रहा है। ऐसे में ये कल आने वाले समय में ये जो वर्क कल्चर है, व्हाइट कॉलर वर्सेस लेबर, या जो वर्किंग फ्रॉम होम वर्सेस वर्किंग एट द साइट, ये दो लेबर ये क्लासेस हमारे देश में यदि डेवलप हो गए समाज में, तो आने वाले समय में ये बहुत घातक होगा। क्योंकि कोई भी डिवीजन जब बहुत एक्सट्रीम हो जाता है तो वो समाज के लिए तकलीफदायक हो जाता है। रही बात बाकी चीजों की, बैंक्स की स्थिति ये है कि पिछले साल में बैंक्स के फ्रॉड जो है वो 28% बढ़े हैं। हम बार बार कहते थे यूपीए सरकार को, बार बार हम कटघरे में खड़े करते थे कि आपकी राजनीतिक इंटरफेरेंस इतना था कि बैंक में बहुत फ्रॉड केसेस आ गए। लेकिन इस सरकार ने, भले इंटरफेरेंस नहीं होने की बात करते हैं, लेकिन बैंक्स में इस बार भी 28% के फ्रॉड केसेस ज्यादा आ गए। अब दूसरा जो बहुत भयावह जो सामने चित्र खड़ा होता है, प्रतिशत भले ही 28 बढ़ा हो, लेकिन यदि अमाउंट के क्वांटम में देखें, आंकड़ों के क्वांटम में देखें, तो वो पिछले साल के तुलना में 129% आंकड़ों के हिसाब से फ्रॉड बढ़ा है। तो ये जो बड़े फ्रॉड बढ़े हैं, इस फ्रॉड के लिए कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर जिम्मेदार है। बैंक जब डूबती है तो हम बैंक में पैसा देते हैं, हमें जवाबदेही तय करनी होगी। क्योंकि अल्टीमेटली जब बैंक डूबता है तो वो मात्र पैसा लेने वाला डुबाना तो चाहता ही है, लेकिन जो उसको डुबाने के लिए प्रोत्साहित करता है, मदद करता है, वो बैंक का जो अधिकारी है या बैंक कर्मचारी है, उसके ऊपर भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जब तक वो लोग जेल में नहीं जाएंगे तब तक बैंकिंग सेक्टर सुधरेगा नहीं, ऐसी दिशा दिखाई देती है। दूसरी जो एक मेजर चीज जो सामने आ रही है, जो देश के अर्थशास्त्री जिस पे विचार कर रहे हैं, वो है मोनोपोली बोर्ड। मोनोपोली बोर्ड की स्थिति इसलिए है कि हमारे देश में कुछ चीजें जो बिक रही है, मैंने जैसा कहा था कि कुछ सेक्टर बिक रहा है, वो जो सेक्टर बिक रहा है वो लगातार कहीं ना कहीं एक 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 इसमें लगातार सामने आ रहा है। वो यदि दो चीजें हम देखें मोटे तौर पे, तो एक है एविएशन सेक्टर जिसमें एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट अभी तक 6 एयरपोर्ट प्राइवेटाइज्ड हो गए हैं, उसमें दिल्ली, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, बैंगलोर, जयपुर और अभी मुंबई, ये तमाम एयरपोर्ट अडानी ग्रुप के पास जा रहे हैं। वैसा ही यदि हम दूसरी तरफ देखें तो वो जो स्थिति बनी हुई है टेलीकॉम सेक्टर की, टेलीकॉम सेक्टर में स्थिति ये है कि अंबानी का जो रिलायंस है, मतलब मुकेश अंबानी का जो जियो है, वो जियो सब दूर व्याप्त हो रहा है। बाकी कंपनियां हाशिए पे चली जाती आ रही है, क्योंकि उनका इकोनॉमिक्स अलग हो सकता है, बाकी तमाम चीजें अलग होती है। ये तमाम चीजों के देखते हुए एक बात तो तय है कि आने वाले समय में क्या इस देश के कम्युनिकेशन पे या डाटा पे या टेलीफोनी पे पूरा कब्जा एक ही कंपनी का होगा? क्या इस देश के एयरपोर्ट्स अडानी जैसे बड़े कंपनी के हाथ में ही रहेंगे? क्योंकि 2014 से अंबानी और अडानी, ये दो ही नाम हम सुनते आ रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति होती तो इनकी मोनोपोली हो जाएगी। जब धंधे में कोई मोनोपोली होती है तो उपभोक्ता के लिए ठीक नहीं होता। मोनोपोली हमेशा कहीं ना कहीं उपभोक्ता के लिए बहुत बड़ा एक संकट होकर आता है। कई जगह हम देखते हैं कि कोई चीज फ्री में मिलती है, जब डाटा आपको फ्री में मिलता है तो आप एक समझ जाइएगा ये फ्री में नहीं होता, इसकी कीमत बाद में आपको चुकानी होती है। जो चीज फ्री में मिलती है वो धीरे धीरे 1,000 रुपए महीने के खर्चे पे कैसी चली जाती है ये पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम उसके आदी हो जाते हैं। ऐसी चीजें हैं। इसके लिए मोनोपोली बोर्ड क्या देश में होना चाहिए, या देश में ये देखना चाहिए कि कुछ सेक्टर्स में मोनोपोली ना हो, वहां फेयर प्लेइंग फील्ड सबके लिए तय हो। जो सरकारी एजेंसी है बीएसएनएल जो हम बोलते हैं कि आज बीएसएनएल बिकने के कगार पे है, बीएसएनएल बिकने के कगार पे इसलिए है कि बीएसएनएल को हमेशा सरकार ने दबा के रखा। यदि उसको शायद बाकी जगह जैसे जगह चांस मिलता तो वो भी कुछ कर सकती। ये बात भी अलग है कि सरकारी कंपनियों में काम करने की वृत्ति लोगों के पास नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जी जान से लोग काम करते हैं, डर के मारे ही सही काम करते हैं। कुल मिला के आरबीआई की रिपोर्टें बोलती है कि अभी भी जो कुछ उम्मीद है वो ग्रामीण क्षेत्र से है। ग्रामीण क्षेत्र में इकोनॉमी थोड़ी सुधर रही है। मैं आपको बता दूं, भारत मात्र
बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर में नहीं बसता, भारत गांव में बसता है। हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। ये बात अलग है कि हमारे जितने भी शासक है वो स्मार्ट सिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं और गांव को हमेशा निगलेक्ट किया जाता है। लेबर गांव से आती है, किसान गांव से होता है। मैं एक बात और कहूं, जो हमारी फौजें है, जो हमारे सैनिक है, जो शहादत देके अपनी जान की बाजी लगा के हमारी सीमाओं का रक्षण करते हैं, जब वहां से शहादत शहादत होती है और जब वो डेड बॉडीज आती है तो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा आती है, शहरी क्षेत्र में नहीं के बराबर है। ऐसे में शहादत देने वाले ग्रामीण क्षेत्र के किसान, ग्रामीण क्षेत्र का लेबर, ग्रामीण क्षेत्र का जब, और इकोनॉमी भी अभी यदि सुधरती दिखाई दे रही तो ग्रामीण क्षेत्र की सरकार को चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र पे ज्यादा फोकस करे। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाई है, 200 जयंती बनाई है, उससे काम नहीं होता। लेकिन महात्मा गांधी ने रूरल इकोनॉमी को हमेशा सामने रखा, उसको सामने रखना होगा। स्मार्ट सिटी से कुछ नहीं मिलेगा, हमें स्मार्ट विलेजेस बनाने होंगे, उसके ऊपर ध्यान देना होगा। आज इतना ही। बड़ा लाउडली मैंने आज इकोनॉमी पे जो सवाल पूछे हैं, सवाल रखे हैं सामने, सरकार को कहीं ना कहीं पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इससे सरकार को बाहर निकालना पड़ेगा। मात्र सरकार बार बार ये दुहाई देती रहे कि सब ठीक है, ये सब ठीक है, वैसा ही है कि रात को जब आप सोते हो तो आपके मोहल्ले में गुरखा आवाज लगाता है, सब ठीक है। सुबह हम उठते तो पता पड़ता है कि पड़ोस के घर में रात को चोरी हुई। ऐसा ही कुछ हाल अभी देश का है। तो हमारे नेताओं को अब वाकई इकोनॉमी में कुछ करने की जरूरत है, ना कि सिर्फ बोलने की। आज इतना ही। कल फिर आऊंगा किसी नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा क्लाउड इंडिया टीवी।